नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सेकंड ग्रेड में लगे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि विभिन्न इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ वो किस किस विद्वान ने किस किस नाम से लिखे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो है अगला जो कवि है विद्वान है वो उनका नाम क्या है, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है, इन तीन मिश्र बंधु हुए हैं जो मिलके क्या लिखते हैं, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखते हैं और इसका जो है 4 खंडों में इसका प्रकाशन करते हैं और 4 खंडों में से 3 जो खंड है उन 3 खंडों का जो प्रकाशन है सन 1913 ईस्वी में करते हैं और चौथा जो खंड होता है इस चौथे खंड का प्रकाशन वे कब करते हैं, सन 1934 ईस्वी में। और क्या देखते हैं कि मिश्र बंधु जो है अपने इस ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इतने अधिक कवियों का विवरण प्रस्तुत करने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको या इस ग्रंथ को क्या किसकी उपमा देते हैं, महावृत्तों के संग्रह की उपमा देते हैं। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि मिश्र बंधु जो है इन्होंने जो ये ग्रंथ है इस ग्रंथ को कुल 5 भागों में बांटा और जिसके अंदर 5 भागों के साथ में इसको 8 काल क्रमों के विभाजन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद जो है वो मिश्र बंधु के द्वारा कब लिखा गया, सन 1913 में, जिसके अंदर 3 खंड प्रकाशित हुए थे और एक लिखा गया सन 1934 में जिसके अंदर चौथा खंड प्रकाशित हुआ था। अब अगला जो हम देखेंगे वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनको क्या करते हैं, एक संस्था का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा जो कहाँ पर है, काशी में है। इन्होंने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बुलाया और किसके लिए बुलाया, हिंदी शब्द सागर नामक एक कोश ग्रंथ था। उस कोश ग्रंथ की क्या लिखने के लिए, भूमिका लिखने के लिए किसको बुलाया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बुलाया गया। हम देखते हैं वो इसकी भूमिका जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ की क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। हम देखते हैं कि यह जो कोश था, यह जो भूमिका थी वह जब सन 1929 में प्रकाशित होती है, ईस्वी में प्रकाशित होती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित होता है। अब आगे देखने की क्या बात है कि जो यह ग्रंथ लिख रहे हैं वह ग्रंथ के लिए, इस ग्रंथ को लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का सहारा लिया, उसके सहयोग से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखा, जिसमें भी मिश्र बंधुओं ने जो 5000 जो कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था। तो मुख्य रूप से कवियों का जो विवरण लेते हैं तो वह मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ से अधिक लेते हैं और वो बताते हैं कि 4 ग्रंथ कौन कौन से इनके इस इतिहास में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। तो एक तो हुआ है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। एक था राम नरेश त्रिपाठी जिनको बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी के ग्रंथ का नाम क्या है, कविता कौमुदी, ठीक है। एक हुए हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास के ग्रंथ का नाम था हिंदी कोविद रत्न माला। और एक ग्रंथ है जो कि वियोगी हरि का है।
तो हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन 4 ग्रंथों से क्या करते हैं, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की जो संग्रह है, जो क्या बोलेंगे, जो तथ्य है, जो भी प्रामाणिक तथ्य या फिर जो मैटर है या कुछ थोड़े सहयोग के रूप में अगर जिन ग्रंथों का सहारा लिया है तो वो कौन से ग्रंथ हैं, ये 4 ग्रंथ हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जब सन 1929 में प्रकाशित करते हैं तो उस प्रकाशन के समय हम देखते हैं कि ये जो एक और विशेषता कि इनके जो ग्रंथ जो इन्होंने लिखा वो एक कौन सी विधेयवादी पद्धति के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है, अपने इस ग्रंथ को लिखा है। एक और बात कि 1929 में जब ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करते हैं तो यह जो संपूर्ण इतिहास था वो कितने कालखंडों में विभाजित था, वो 4 कालखंडों में विभाजित था। ठीक है, तो 4 कालखंडों में जो विभाजित था उसमें एक नाम था वीर गाथा काल, दूसरा कालखंड था भक्ति पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और अंतिम था गद्यकाल। तो वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल नाम से वो संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में बांटते हैं। हम देखते हैं कि सन 1940 में क्या होता है, ये जो है इन सभी के नामों का अलग से नाम स्वीकार कर लेते हैं। वीर गाथा काल का नाम स्वीकार कर लेते हैं वो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल का स्वीकार कर लेते हैं भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को स्वीकार कर लेते हैं रीतिकाल और गद्य काल के नाम को स्वीकार कर लेते हैं आधुनिक काल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगले जो विद्वान है जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखते हैं उन विद्वान का नाम क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने इस इतिहास का प्रकाशन कब करवाते हैं, सन 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाते हैं। और हम देखते हैं यह हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा इतिहास है जो क्या रह गया, अधूरा ही रह गया। अधूरा रहने का कारण क्या है कि इसका जो काल का हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू माना इन्होंने 693 ईस्वी से। तो इसके अंदर हम देखते हैं 693 से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन जो है राम कुमार वर्मा कर पाए। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास कहा जाता है। और हम क्या देखते हैं कि राम कुमार वर्मा जो है इस ग्रंथ में देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, गद्य काल जो है, इस गद्य काल को क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गद्य काल को ये बोलते हैं आधुनिक काल। ठीक है, और इसके अलावा भक्ति काल के अंदर जो ज्ञानाश्रय शाखा थी उस ज्ञानाश्रय शाखा का नामकरण जो राम कुमार वर्मा है वो किस नाम से पुकारते हैं, संत काव्य के नाम से पुकारते हैं। तो संत काव्य धारा जो है वो नाम किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने दिया। और प्रेमाश्रय जो शाखा थी उस प्रेमाश्रय शाखा का नाम सूफी किसने रखा, सूफी काव्य धारा लिखा किसने, आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इस प्रकार हमने देखा कि इसको अधूरा इतिहास कहा जाता है। 1938 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहा, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 693 ईस्वी से मानी और इनका अधूरा मानने का कारण है कि इन्होंने केवल हिंदी साहित्य का 1000 वर्षों के समय को ही लिख पाए, उसके आगे वह नहीं लिख पाए। और इसके अंदर क्या था कि सन 693 ईस्वी जो है इसके समय वो क्या मानते हैं, ठीक है,
तो यह होगी इसकी मोटी मोटी बातें। अब आगे हम जो है आगे के इतिहास को देखेंगे, जिसमें हम नगेंद्र के इतिहास को और बच्चन के इतिहास को इत्यादि को देखेंगे, वह हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।